Hello everyone, I Aarti Chauhan welcomes you all to the English channel. डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 4 है। और चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली एक डायरी है। और वो डायरी किसकी है? एन फ्रैंक की डायरी से ये आप चैप्टर पढ़ेंगे। और आपको जान के थोड़ा सा सरप्राइज़ भी होगा, जो एन फ्रैंक थी सी वाज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड जब उन्होंने ये डायरी लिखी थी। और तब उनको ये पता भी नहीं था कि ये जो डायरी है वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरी बनेगी आगे चल के, और लोग इसको इतना पढ़ेंगे। इनफैक्ट जब उन्होंने इसको लिखा था तो वो ये सोचती थी शायद ही इसको कोई पढ़े। ये जो एनी फ्रैंक है, इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को बताया है इस डायरी के अंदर कि वो एक जीविश लड़की थी। जीविश मतलब यहूदी है ना, वो एक जर्मन में रहने वाली एक जीविश लड़की थी। उनकी कम्युनिटी का नाम है ये जीविश। और वो पैदा हुई थी 12 जून 1949 को, और जो उनकी डेथ है वो हुई थी 1945 को। और डियर स्टूडेंट्स, वो अपनी जो जब उसको वहाँ पे आपने हिटलर का नाम सुना ही होगा, जब हिटलर ने इन जीविश के साथ बहुत सारे अत्याचार किए थे जर्मन में, जीविश लोगों को छिप के रहना पड़ता था। इसी तरीके से एन फ्रैंक भी अपने परिवार के साथ छिपके रही थी एम्स्टर्डम में, तभी उन्होंने ये डायरी लिखी थी। इस डायरी को आज के दौर में बहुत ही पसंद करा जाता है, और यही डायरी अब आप एक चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या कहते हैं? राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एक डायरी को लिखना सच में एक बड़ा ही विचित्र अनुभव है। और किसके लिए? जैसे कि कोई मैं, मेरे जैसा कोई इंसान हो। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये केवल इसलिए नहीं है कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर on neither I nor anyone else will be interested in the musing of the 13-year-old school girl। बल्कि इसलिए भी क्योंकि अब या कोई बाद में, ना तो अब ना कोई बाद में, शायद 13 साल की लड़की की, एक स्कूल गर्ल की कहानी में कोई इंटरेस्टेड होगा। मतलब उसे नहीं लगता कि कोई भी इसको पढ़ना चाहेगा। फिर वो कहती है ओ वेल, अरे ठीक है, इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, क्योंकि मुझे लिखने का मन हो रहा है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और मेरी ये इच्छा बढ़ रही है, मतलब मेरे एक बड़ी आवश्यकता है मेरी कि मेरी चेस्ट की सारी चीज़ें वो बाहर आ जाए। चेस्ट की सारी चीज़ें का मतलब क्या है? मतलब मेरे मन की सारी बातें मैं उनको बाहर निकाल दूँ। फिर वो आगे क्या कहती है? आगे वो बोलती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पीपल मतलब लोगों से ज़्यादा जो पेपर होता है उसके अंदर ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग नो वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay इन और गो आउट। और ये तब की बात है जब मैं अपने दोनों हाथों से अपनी ठोड़ी को दबाए हुए घर में बैठी थी, बोर हो रही थी, लिस्टलेस हो रही थी। मतलब मुझे किसी चीज़ में कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं। थोड़ी डिप्रेस फील कर रही थी, सैड फील कर रही थी। तो तब मैं क्या सोच रही थी कि शायद पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। और मैं फाइनली मतलब अंततः वहीं पर रुक गई जो मैं सीरियस अपना विचार कर रही थी। क्या विचार कर रही थी? यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, पेपर में
कि ज़्यादा पेशेंस होता है। और डियर स्टूडेंट, ये तो आपको ही पता है, अगर हम किसी को बात बताएंगे वो परेशान भी हो सकता है, ऊब भी सकता है, हमारी बात हो सकता है सुने भी ना। पर अगर हम पेपर को अपनी कोई बात बताएंगे, पेपर पे मतलब कुछ लिखेंगे, तो वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो आराम से सब कुछ हम उसमें लिख सकते हैं, सब कुछ उसको बोल सकते हैं। तो वो ही एनी अपनी चीज़ को बता रही है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ backed notebook grandly referred to as diary unless I should ever find a real friend. It probably won't make a bit of difference. और वो ये बोलती है कि मैं इस डायरी को तब तक पढ़ने को, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन, मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि किसी को इस स्टिफ को, इस नोटबुक को मैं किसी को पढ़ने के लिए दूंगी जब तक कि मेरा कोई अच्छा सा दोस्त नहीं बन जाता। और शायद इससे प्रोबेबली मतलब शायद इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, मतलब कोई इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है इसको पढ़ने में। तो वो ये कह रही है कि मैं इसको किसी को दूंगी भी नहीं और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place, और I don't have a friend। और मैं फिर उसी पॉइंट पे पहुंची जो मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा था, मुझे उकसा रहा था एक डायरी लिखने के लिए पहली जगह पे, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, लेकिन मैं एक बहुत क्लियर करना चाहती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि कोई भी ये नहीं सोच सकता कि 13 साल की लड़की इस संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और जो कि मैं हूँ भी नहीं, है ना। क्यों नहीं हूँ? आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, 16 साल की बहन है। देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और लगभग ऐसे 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स, और मेरी एक फैमिली है, लविंग आंट है, और कौन है, एक अच्छा घर भी है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, और सरफेस की अगर बात करी जाए, ऊपर से अगर देखा जाए, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल मेरे एक सच्चे दोस्त के अलावा। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम, और मैं ये सब सोच रही हूँ जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, अच्छा टाइम बिताती हूँ। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। वो कहती हैं कि मैं कुछ और बातें नहीं कर पाती, बस मैं केवल वो साधारण बातें, जो रोज़मर्रा की बातें हैं, वो ही कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और हम ये नहीं देखते हम कि थोड़ा किसी चीज़ के क्लोजर आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम, और यही तो समस्या है कि मैं ज़्यादा जो क्लोज की चीज़ें हैं वो शेयर नहीं कर पाती। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है कि ये मेरा अपना फॉल्ट है, ये मेरा अपनी गलती है कि हम इतना पर्सनल नहीं होते, इतना प्राइवेट नहीं होते, कि इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे पे, कि अब एक दूसरे को अपनी बात बता सकें। In any case, that is just how things are, and unfortunately they are not liable to change। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जैसी हैं, और दुर्भाग्य से वो चीज़ चेंज भी नहीं होने वाली। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसी वजह से मैं अपनी डायरी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं किसी से इतना पर्सनल नहीं हो पाती, कोई मेरा इतना सच्चा दोस्त नहीं है जिसको मैं अपनी सारी बात बता सकूँ। इसलिए मैं क्या करूँगी, इसलिए मैं अब एक डायरी लिखूँगी। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do। और वो कहते हैं टू एनहेंस क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना। इस इमेज को बढ़ाते हुए जो मेरे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड की, जिसकी मैं बहुत दिनों से मैं अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में सोच रही हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती कि जैसे ऐसे फैक्ट्स लिखना डायरी में जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं अपने। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि डायरी मेरी दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस दोस्त को क्या कह के बुलाऊँगी, मैं इस दोस्त को बोलूँगी किटी।
इसका नाम क्या रख दिया उसने? किटी। देखिए कुछ जो इसके क्वेश्चंस आए हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में, तो इनको देख लेते हैं। व्हाट डज राइटिंग अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक? एनी फ्रैंक के लिए किस वजह से जो एक डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो गया था? किस वजह से हो गया था? पहले तो बात ये है, सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस उस बिफोर। उसने क्योंकि पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी थी। और अगर हम दूसरी बात करें, सेकेंडली सी थॉट दैट नोबडी वॉज गोइंग टू रीड और वुड बी इंटरेस्टेड इन डायरी, है ना। उसे यही लगा था ना कि कोई भी डायरी में इंटरेस्टेड नहीं होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज एनी वन टू कीप अ डायरी? लेकिन वो डायरी रखना क्यों चाहती थी? बिकॉज सी डजेंट हैव अ फ्रेंड विद हुम सी कैन शेयर हर फीलिंग्स। वाई डिड anything she could confide more in her diary than in people? क्यों सोचती थी वो कि वो जैसे लोगों से ज़्यादा एक डायरी में कन्फाइड हो पाएगी? वो क्योंकि she didn't have one the friends she had were there to have more fun and good times rather than the ones in whom she could confide। यही था, उसे ये लगता था कि दूसरों से ज़्यादा मैं किस चीज़ में डायरी के साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। सिंस no one would understand a word of my stories of Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so। अब वो आगे कि कोई भी मेरे बारे में कोई भी वर्ड नहीं समझ पाएगा। टू किट्टी, जो मैं किट्टी को लिख रही हूँ, आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। वो कह रही है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ब्रीफ स्केच। ब्रीफ स्केच का मतलब क्या होता है? एक संक्षिप्त में मुझे एक ब्यौरा देना पड़ेगा, एक बात बतानी पड़ेगी अपने बारे में, और जिससे मैं कि लोग मेरी बात को समझ पाए मैं क्या बताना चाहती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, वैसे मुझे ये करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मुझे लिखना पड़ेगा इसके बारे में जिससे कि लोग मेरी बात को समझ पाएँ। अब आगे क्या बोलती है? माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। और मेरे पापा बहुत प्यारे पापा हैं, सबसे प्यारे पापा हैं जिनको मैंने देखा है। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल सी वॉज 36। और उन्होंने जब तक शादी नहीं करी मेरी मम्मी से, जब तक कि वो कितने साल के नहीं हो गए? वो 36 ईयर्स के नहीं हो गए। एंड सी वॉज 25। और वो कितने साल की थी? वो 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। और मेरी जो बहन है वो 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। और मैं पैदा हुई थी 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट एंटिल आई वॉज 4। और मैं जब तक 4 साल की थी मैं कहाँ पे रहती थी? फ्रैंकफर्ट में ही रहा करती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और 1933 में मेरे पापा कहाँ चले गए थे? हॉलैंड चले गए थे। 1929 में पैदा हुई, 1933 में चले गए, मतलब कि वो जब 4 साल की थी जब उसके पापा हॉलैंड चले गए फ्रैंकफर्ट से। माई मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। और मेरी मम्मी भी सितंबर में उनके साथ कहाँ पे चली गई? हॉलैंड में चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वॉज सेंट टू द एक्चेंज टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। और वो कहते हैं जबकि मैं और मार्गेट कौन है? मार्गेट उसकी सिस्टर, हमें भेज दिया गया हमारी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और दिसंबर में, सितंबर में वो लोग गए थे उसके मम्मी पापा हॉलैंड में, तो अब दिसंबर में मार्गेट भी चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी व्हेन आई वाज प्लग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट। और मुझे कब ले जाया गया? जब मैं फरवरी में थी और मुझे इस तरीके से भेजा गया। एक मतलब ये जो वो है ना प्लंग डाउन का मतलब होता है, ये इनफॉर्मल वर्ड है किसी चीज़ को नीचे दिखाने के लिए, तब कि मुझे ऐसे दिखाया गया जैसे कि मैं बर्थडे
प्रेजेंट हूँ मार्गोट का। मार्गोट के लिए एक गिफ्ट आया है। इस तरीके से मैं भी फरवरी में गई, क्योंकि उसका बर्थडे था तब गई थी, तो एक गिफ्ट के रूप में गई थी। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने वहाँ पे कहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और जब तक मैं 6 साल की थी तब तक मैं वहाँ रुकी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Kupress, the headmistress. और वो बोलती है जब मैंने फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली क्लास में पढ़ा, और इन द सिक्स्थ फॉर्म, और जब मैं छठी क्लास में थी, मेरी टीचर कौन थी, मिसेस कुप्रेस थी, जो वहाँ की कौन थी, हेड मिस्ट्रेस थी, मतलब जो प्रिंसिपल थी, वहाँ की प्रधान अध्यापक थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, और जब क्या हुआ, साल का अंत था, हम दोनों किस में थे, उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी और वो खुद, उनकी आंखों में आंसू थे। एज वी सैड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और हमने एक हार्ट ब्रेकिंग मतलब दिल को तोड़ने वाली, दिल को परेशान करने वाली इस तरह की विदाई ली, रो रो के विदा हुए ना वो, तो उसी चीज़ को बोल रहे हैं हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। इन द समर ऑफ 1941, और जब गर्मी थी 1941 की, ग्रैंड माँ फेल इल, मेरी दादी माँ बीमार हो गई। आई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका क्या करना पड़ा, ऑपरेशन। सो मैनी बर्थडे पास्ट विद द लिटिल सेलिब्रेशन, माई बर्थडे, और मेरा जो बर्थडे है बिना सेलिब्रेशन के, मतलब छोटे से सेलिब्रेशन से, लिटिल सेलिब्रेशन मतलब ना के बराबर ही छोटा मोटा कुछ कर लिया, ऐसे ही मेरा बर्थडे निकल गया। बच्चों को तो बर्थडे की बहुत होती है, तो ऐसे ही इसको भी है, वो भी कह रही है कि मेरा बर्थडे ऐसे ही निकल गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और मेरी जो दादी माँ हैं वो जनवरी 1942 में मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, और कोई भी नहीं जानता था मैं उनके बारे में कितना सोचा करती थी। एंड स्टिल लव हर, और अभी भी मैं उनको कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, एंड द ग्रैंड माँ कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और वो कहते हैं इस बर्थडे में, जो मेरा बर्थडे 1942 को मनाया गया, तो मैंने अपनी ग्रैंड माँ के लिए भी एक कैंडल जलाई दूसरों के साथ साथ। द फोर ऑफ अस, हम में से चारों, आर स्टिल डूइंग वेल, हम अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और ऐसे ही मेरे अब प्रेजेंट की डेट, मतलब कौन सी प्रेजेंट डेट, जो अभी की डेट है वो आ गई, और वो कौन सी थी, 20 जून 1942। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ डायरी, और वो कहती है कि मेरी जो क्या, सोलमन का मतलब होता है सीरियस, मतलब कि आपका गंभीर, मतलब गंभीर डेडिकेशन टू ऑफ माय डायरी, और मेरी मतलब गंभीर डेडिकेशन थी मेरी डायरी के लिए। अब आगे देखते हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया। अब हमने अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ते हैं तो हम डेफिनेटली जो इसका ओरल कॉम्प्रिहेंशन है हम उसको आराम से कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, उसने क्यों दी थी, हम जानते ही हैं कि वो ये सोच रही थी दैट नोबडी वुड अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड विदाउट हर गिविंग द ब्रीफ स्केच, है ना, कोई भी एक भी वर्ड नहीं समझ पाएगा अगर उसने नहीं दी अपना छोटा सा परिचय। वॉट टेल्स यू दैट एंड लव्ड हर ग्रैंडफादर, किससे पता चलता है कि मतलब वो ग्रैंडफादर को बहुत प्यार करती थी। एंड सी ऑफन थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर एंड स्टिल लव हर, है ना, उसको अभी भी प्यार करती थी और उसके बारे में सोचा करती थी, तो इसी से तो हमें पता चलता है कि वो अपनी दादी माँ को अभी भी प्यार करती थी। चलिए अब देखते हैं उसकी डायरी का पार्ट, उसने कैसे लिखी थी डायरी। सैटरडे 20 जून 1942, शनिवार का दिन 20 जून और 1942। डियरेस्ट डायरी, मेरी सबसे प्यारी किटी। आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन हिज बूट्स, मेरी पूरी की पूरी क्लास क्या कर रही है, क्वेकिंग इन बूट्स का मतलब होता है मतलब नर्वस हो रही है, डर रही है। ये एक फ्रेज है, सेकिंग इन हिज बूट्स का मतलब होता है कि मेरी की पूरी क्लास नर्वस है, डरी हुई है। तो इस चीज़ को ही बोल रही है कि मेरी पूरी की पूरी क्लास क्या है, परेशान है और नर्वस है। अब आगे क्या बोलती है, दी
reason of course is the forthcoming meeting in which the class teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back। और वो किस लिए हो रहा है ये सब, ये उसका कारण क्या है जो सब के सब क्वेकिंग इन हिज बूट्स है, क्यों परेशान है, क्यों नर्वस है? क्योंकि फोर्थ कमिंग मीटिंग मतलब 15 दिन में आने वाली एक मीटिंग है जिसमें टीचर ये डिसाइड करने वाले हैं कौन नेक्स्ट फॉर्म मतलब नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन वापस इसी में पढ़ेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स जीएन एंड आई लाफ आरसेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। और वो ये कहती है कि हम ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, बैट लगा रहे हैं। बैट मतलब शर्त लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन पास होगा। जीएन और आई मतलब ये नाम है कि जीएन और आई हम दोनों हंस रहे हैं, मैं और जीएन। और क्या किस चीज़ पे कि दो जो लड़के हैं हमारे पीछे बैठे हुए हैं, सीएन एंड जैक्स, हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट। और उन्होंने जो उनकी सेविंग थी, जो पूरी छुट्टियों की उन्होंने बचा के रखा था पैसा, वो सब किस चीज़ पे लगा दिया है, उन्होंने अपनी बैट पे, अपनी शर्तों पे लगा दिया है कि कौन पास होगा कौन नहीं होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, यही होता रहता है क्या कि तुम पास हो जाओगे। आई एम नॉट, और मैं नहीं होऊंगा। येस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, अरे नहीं मैं नहीं होऊंगा। इवन जी एस प्लीडिंग ग्लांसेस एट माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट क्लेम देम डाउन। और वो आगे क्या बोलती कि जी की प्लीडिंग ग्लांसेस मतलब रिक्वेस्ट करने वाली जो दृष्टि है, और मेरी एंग्री आउटबर्स्ट के मतलब मेरा जो गुस्से वाला जो वो है, गुस्से वाले जो मैं उसको देखती हूँ, विस्फोटक। आउटबर्स्ट का मतलब होता है विस्फोटक। कंट काम, और उनको वो भी क्या नहीं कर सकता, डाउन नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। मतलब वो अपनी शर्त लगाने में, हर चीज़ में गैस करने में लगे हुए हैं। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास should be kept back, and but teachers are the most unpredictable creature on the earth। वो कहते हैं कि हाँ, अगर तुम मेरी बात करो तो यहाँ पे बहुत सारे हैं क्लास में डमीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आधी 1/4 क्लास में से जो भी पीछे रहने वाले हैं, मतलब वो पास नहीं होंगे। लेकिन वो आगे बोलती है कि टीचर तो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर होता है अर्थ पे, मतलब उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या कर देगा, कौन पास होगा कौन फेल होगा। तो वो इस तरीके से जैसे सारे स्टूडेंट्स की धारणाएं होती हैं टीचर्स के बारे में, ऐसे ही एनी की भी है। एनी कह रही है कि वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है ऑन अर्थ। अब वो आगे कहती है, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वो कहती है मैं अपने लिए इतना वरीड नहीं हूँ, चिंतित नहीं हूँ, ना मेरी जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरी सहेलियाँ हैं, मैं उनके लिए भी परेशान नहीं हूँ और अपने भी नहीं हूँ। वी ऑल मेक इट, हम तो सारे पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। केवल एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, और वो कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू दिस इज़ वेट। हम क्या कर सकते हैं, केवल एक ही चीज़ है हमारे हाथ में, हम वेट कर सकते हैं। अनटिल देन वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। जब तक हम एक दूसरे को यही बताते रहेंगे, डोंट लूज हार्ट, परेशान मत हो, अपनी आशा मत खो। आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मैं सबके साथ बहुत अच्छी हूँ, दूसरे टीचर्स के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है। देयर आर 9 ऑफ देम, जिसमें से क्या हैं, 9 हैं। 7 मैन एंड 2 वुमेन, 7 तो उसमें से मेल हैं और 2 कौन है, फीमेल है, वुमेन है। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ। मिस्टर गेसिंग है एक, मिस्टर गेस। ओल्ड फोगी का मतलब होता है कि ओल्ड फैशन्ड, मतलब जो ओल्ड फैशन्ड मिस्टर गेगी हैं, केसिंग है, मिस्टर केसिंग हमें क्या कराते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, और हमेशा कैसे रहते हैं, मुझसे नाराज़ रहते हैं। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं इतना बातें करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत सारी, सेवरल मतलब मैनी, बहुत सारी चेतावनियों के बावजूद ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने क्या करा,
उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। उन्होंने मुझे एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पे ऐसे दिया और उस टॉपिक का नाम क्या था? चैटर बॉक्स। चैप्टर बॉक्स होता है बातूनी। वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट? तुम इसके बारे में क्या लिख सकती हो? आई वुड सॉरी वरी अबाउट दैट लेटर। मैं बारे इसके बाद चिंतित हो गई। आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैंने ये लिख लिया। जोटेड डाउन मतलब लिख लिया मेरी नोटबुक में। टक्ड इट इन माई बैग, और मैंने इस अपने बैग में इसको टक भी कर लिया। एंड ट्राइड कीप क्वाइट, और कोशिश की क्या करने की? चुप रहने की। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और मैंने अपना बचा हुआ काम भी कर लिया। द नोट अबाउट द ऐसे कोट माई आई, और वो जो नोट पड़ा हुआ था ऐसे के बारे में, उसने मेरी आँख को पकड़ लिया, मतलब मेरी नज़र उस पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग ही टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैंने सोचना शुरू कर दिया उस सब्जेक्ट के बारे में, जब मैं क्या कर रही थी? अपनी फाउंटेन पेन के जो पेन का हिस्सा है ना, हम मुंह में दबा के खाने लगते हैं दांतों में, तो जब मैं उसको चबा रही थी, एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। हर एक कोई उसके बारे में टॉक करेगा या लिखेगा बिना किसी पर्पस के। और वो कहती है कि एक बड़ा स्पेस छोड़ देगा बिटवीन द वर्ड्स, बीच शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसरी ऑफ टॉकिंग। अब वो कहती है लेकिन ट्रिक ये थी कि मुझे क्या करना था? मुझे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट लिखना था, मतलब उनको एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना था जिससे कि लोगों को विश्वास हो जाए कि बातें करना, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बातें करने की आवश्यकता कितनी होती है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा फिर सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर केसिंग एंड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पेजेस लिखे मिस्टर केसिंग के बारे में, एंड असाइन भी, जो उन्होंने मुझे असाइन किए थे, और वो उससे सेटिस्फाई थे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। मैंने ये बहस की कि बात करना स्टूडेंट का एक ट्रेट है, मतलब उसके एक करेक्टरिस्टिक है, उसकी एक विशेषता है। दैट आई वुड डू माई बेस्ट कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैंने पूरी कोशिश की कि इसको कंट्रोल के अंडर रखा जाए। बट दैट I would never be able to cure myself on the habit since my mother talked as much as I did, if not more. वो कहती है लेकिन मैं इसको अपने कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी मम्मी भी उतना ही बात करती है जितनी मैं बात करती हूँ। अगर मुझसे ज़्यादा नहीं करती तो इतनी ज़रूर करती है, मतलब मम्मी के गुण आए हैं मेरे में, मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड। और ये सारी चीज़ों में तुम कुछ भी नहीं कर सकते जब तुम्हारे अंदर जीन्स से इनहेरिटेड होता है, किसी की क्वालिटीज आ जाए, जैसे फिजिकली और मेंटली। मिस्टर कैसिंग हैड अ लुक लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर कैसिंग ने हैड अ गुड लाफ, उन्होंने एक खूब सारा हंसे वो मेरे जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिए थे, जो मैंने स्टेटमेंट बताए थे। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और जब मैंने फिर से बात करनी शुरू करी अपने दूसरे लेसन में, ही असाइन मी आ सेकेंड एसे, फिर उन्होंने मुझे एक दूसरा एसे दे दिया। पहले चैटर बॉक्स पे लिखने को दिया था बातूनी के ऊपर, एंड दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन कोरिजिबल चैटर बॉक्स। कोरिजिबल होता है जिसको ठीक ना करा जा सके, तो उन्होंने वही दिया, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, एक वो बातूनी जिसको ठीक ना करा जा सके। आई हैंडेड इट इन, और फिर मैंने इसको ले लिया। एंड मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, फॉर
टू होल लेसन, और अब मिस्टर केसिंग के पास कुछ भी नहीं था कंप्लेन के लिए। तो 2 पूरे लेसन जब तक हुए, हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ, और जब तीसरा लेसन था उनके पास कुछ और था। एंड फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब उन्होंने बोला, एन फ्रैंक, आपको पनिशमेंट के रूप में क्लास में, क्योंकि आप क्लास में बात कर रही हो, क्योंकि 2 लेसन तो वो कुछ नहीं बोली, जब तीसरा लेसन चल रहा था वो बोली, और मिस्टर केसिंग ने फिर उसको ऐसे दे दिया। और अब की बार जो ऐसे का टाइटल क्या था लिखने का, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने बोला क्वैक क्वैक क्वैक, मतलब पहले दिया था चैटरबॉक्स, फिर इनकोरेजिबल चैटरबॉक्स, और अब बोला इस पे लिख के लाओ क्वैक क्वैक। चैटरबॉक्स ने बोला क्वैक क्वैक, मतलब बात करती रही। देखिए, ये देखिए मिस्टर केसिंग दिखा रखे हैं, ये एनी फ्रैंक को उसको असाइनमेंट दे रहे हैं गुस्सा होके। चलिए अब देखो, द क्लास रोड मतलब हंसी, सब जोर से हंस रहे थे उसके ऊपर। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा, सब हंस रहे थे। तो दो आई वुड नियरली executed for my ingenuity on the topic of chatterbox, जबकि मैं इस पे जो मेरी जो इन्वेंशन थी, जो ओरिजिनलिटी थी, किसके ऊपर, जो चैटरबॉक्स के ऊपर जो उसने ऐसे दिया था उसके ऊपर, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब ये टाइम आ गया था, अब मुझे कुछ और करना था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ नया, कुछ अपना। माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोएट्री, मेरा दोस्त सैन जो पोएट्री में बहुत अच्छा था, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड जम्प फॉर जॉय, और उसने मुझे ऑफ़र किया कि तुम ना ऐसे को किस में लिखो, वर्स में लिखो। वर्स मतलब पोएट्री में लिखो, एक कविता की तरह लिखो, और जिससे क्या होगा, आई जम्प फॉर जॉय, और अब मैं खुशी हो गई, खुशी से कूद पड़ी कि हाँ ये अच्छा रहेगा कि नई तरीके से अब कविता की तरह लिखते हैं। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राई टू प्ले जोक ऑन मी, मिस्टर केसिंग किस चीज़ की ट्राई कर रहे थे, मेरा जोक बनाने की कोशिश कर रहे थे। विद इज रिडिकुलस सब्जेक्ट, अपने मजाकिया सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैंने श्योर कर लिया था कि अब मेरा जोक नहीं बनेगा, जो किसके ऊपर होगा, मिस्टर केसिंग के ऊपर होगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोम को ख़त्म करा, एंड इट वॉज़ ब्यूटिफुल, और ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज़ अबाउट अ मदर डक, ये एक मदर डक के ऊपर थी, एक फादर स्वान के ऊपर थी। स्वान जिसका हंस पिता था, मम्मी डक थी, बत्तख थी, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बच्चे थे बत्तख के, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जो कि वो क्या हुआ, अपने पापा के द्वारा मार दिए गए, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वे बहुत क्वैकिंग करते थे। बत्तख कैसे बोलती है, क्वैक क्वैक करके बोलती रहती है ना, क्योंकि वो पूरे दिन बात करते थे। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, अब मिस्टर केसिंग ने उसके जोक को सही तरीके से लिया। वो कह रहे हैं ना कि जो बच्चे हैं वो क्वैक क्वैक करते रहते थे, उसके पापा चोंच मारते रहते थे, मत बोलो मत बोलो मत बोलो, और उन्होंने इसी करके उसको मार दिया। तो अब जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने भी इसको सही तरीके से लिया। उन्होंने क्या बोला, ही रीड द पोम टू द क्लास, उन्होंने उस पोम को क्लास के अंदर पढ़ा, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उसके अंदर अपने कमेंट भी जोड़े, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासेस में भी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से मुझे अलाउ कर दिया गया है क्लास में कि तुम बात करो, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला। उसे पनिशमेंट के तौर पे तो मिलता था वो ऐसे लिखने के लिए, तो अब उसको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला। ऑन द कंट्रारी, और इसके विपरीत, मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और उसके उल्टा मिस्टर केसिंग क्या करते हैं, आजकल जोक मारते हैं क्लासेस में। योर एनी, आपकी एन, ये जो आपका जो एक्सट्रैक्ट है, ये डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं, जो इसके क्वेश्चन आंसर्स आए हैं वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, वाई वॉज मिस्टर केसिंग अनॉयड विद एनी, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, मिस्टर केसिंग क्यों गुस्सा हो गए थे एनी से, और वो उसको क्या करने को कह रहे थे।
वो अनोइड क्यों हो गए थे? क्योंकि बिकॉज Annie talked very much in the class. After several warnings, she assigned her extra work. इस वजह तो से कि वो इतना बात करती थी. How did Annie justify her being a chatterbox in her essay? और कैसे उसने अपने आप को प्रमाणित किया कि एक चैटरबॉक्स होना अपने essay में? He gave 2 arguments to justify. क्या क्या argument दिए? दो सी वॉज चैटरबॉक्स ऑन दैट चैटिंग वॉज अ स्टूडेंट ट्रेड, क्योंकि एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है. और दूसरा रीज़न क्या दिया था? नथिंग वुड बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड, कि जो उसके अंदर आए हैं, जो उसकी वंशानुगत ट्रेट है, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती. डू यू थिंक मिस्टर कैसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है मिस्टर कैसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? येस, ही वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेट राइट एनी फॉर टॉकिंग टू मच इन अ क्लास, क्योंकि वो अपना अधिकार समझते थे उसके ऊपर कि इतना बात करना उसके लिए ठीक नहीं है. चौथा क्वेश्चन है व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एन टू टॉक इन द क्लास? क्या बनाया मिस्टर केसिंग ने, क्यों अलाउ कर दिया एन को बात करने के लिए? व्हेन एनी हैड रिटन हर असाइनमेंट, जब उसने अपना असाइनमेंट लिखा, लॉन्ग ब्यूटीफुल वर्स, मतलब लंबी एक वर्स लिखी थी ना अपने फ्रेंड के साथ, मिस्टर कैसिंग को वो बहुत पसंद आई. ही रीड द पोम टू द क्लास, एडेड हिज कमेंट टू इट एंड देन ही अलाउड हर टू टॉक. और फिर उन्होंने इसको अलाउ कर दिया पूरी क्लास के साथ पढ़ने के बाद. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा एनी की जो लाइफ थी उसने कैसे अपने आप को प्रूव करा कि बात करना एक बच्चे के लिए, मतलब हमें ये पता चलता है कि एनी कितनी मैच्योर थी, कितनी समझदार थी. एक 13 साल की बच्ची होने के बावजूद उसमें कितना अच्छी उसके अंदर मैच्योरिटी थी. वो अपने बात को प्रूव कर पाई कि एक बच्चे को ज़्यादा रोक टोक से भी वो कुछ नहीं कर पाएगा. उसको मतलब थोड़ी आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा उसको बंधनों में भी नहीं बांधना चाहिए. तो उसने इसलिए उस डकलिंग और स्वान की उसकी एग्जाम्पल लिया और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.